जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आते हैं आज के जो सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेके आते हैं उसी में से पहले सवाल पे। तो आपका जो पहला सवाल है, देखिए, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 124 इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट से, अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना से। इससे उच्चतम न्यायालय की स्थापना से भारत का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उसी दिन क्या होता है, इसका जो नाम था सर्वोच्च न्यायालय, इससे पहले जो 1937 में आ गया था, उसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसको समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था उसको? तो समाप्त किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और आपका उच्चतम न्यायालय जो है, ये इसका गठन कब हो जाता है? 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को। उस समय इसमें टोटल कितने जज होते हैं? उस समय इसमें टोटल जज होते हैं 7 प्लस 1, मतलब 8 जज होते हैं। 7 अन्य जज होते हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 125 किस विषय से संबंधित है? जो आपका अनुच्छेद 125 है, इसका संबंध है जजों के वेतन से। किससे? जजों के वेतन से। ऑप्शन सी पे आपका दिया हुआ है। जजों की वेतन की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका वेतन है 2,80,000 रुपये। कितना? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह। और बाकी अन्य जो जज होते हैं, उनको कितना वेतन है? उनका वेतन है 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए? तो उसका जज बनने के लिए आपके 5 साल का जज हाई कोर्ट में होना चाहिए, और या फिर 10 साल का वकील हाई कोर्ट में रह रहना चाहिए पहले से ही। तो आपका ऑप्शन किस में दिया? ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। हाई कोर्ट में 5 साल का जज या फिर 10 साल का वकील होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मूल अधिकारिता का संबंध किससे है? 131, अनुच्छेद 131 से। किससे? अनुच्छेद 131 से। इसमें क्या होता है? प्रारंभिक या मूल अधिकारिता बोला है, मतलब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो। तो ये केवल बड़े मामले ही सुनती है, जिसमें से एक तो आपके 3 प्रकार के मामले होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाए, जब राज्य और केंद्र के बीच में जब विवाद हो जाए। दूसरा क्या होता है? राज्य और राज्य के बीच विवाद हो जाए, राज्य और राज्य के बीच। तीसरा क्या होता है? केंद्र और आधे राज्य एक तरफ हो। कौन? केंद्र प्लस आधे राज्य, और सामने भी बचे हुए जितने राज्य हैं वो राज्य। तो इस प्रकार के जब मामले आते हैं, तो ये डायरेक्ट चले जाते हैं मूल अधिकारिता के तहत। किसके तहत जाते हैं? मूल अधिकारिता के तहत जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 131 में इसका विवरण है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब ये होता है कि जो फैसले सुनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको भविष्य में दोबारा बदला जा सकता है। उसे ही बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो इस ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा है 137 में। किसमें? अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन सी पे आपका दिया हुआ है। अपने ही फैसले की समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की विशेषता क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जो विशेषता है, या इसके फैसलों को भविष्य के मामले में उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके फैसलों को भविष्य में उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या फिर अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय।
किस अनुच्छेद में लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 129 में। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ये क्या है? इम्पोर्टेंट आपका है, अब लिखने वाले 129 में। वैसे तो जितने क्वेश्चन है सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उनमें भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति 2009 में जो आती है, गरीबी मापन को किस आधार पर किया था? सुरेंद्र तेंदुलकर ने किस आधार पर गरीबी मापन को किया था? तो सुरेंद्र तेंदुलकर थे, इन्होंने मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया था। मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। इससे पहले क्या होता है? कैलोरी के आधार पर होता है, उससे पहले कैलोरी के आधार पर होता है। तो सुरेंद्र तेंदुलकर किस पर करते हैं? मासिक उपभोग व्यय। इन्होंने क्या किया था? शहरी क्षेत्र में कितना रुपया महीने का बताया था? शहरी क्षेत्र में इन्होंने महीने का बताया था 1000 रुपये प्रति माह, 1000। और प्रति दिन का जो कितना पड़ता था? 33 रुपये। कितना? 33 रुपये प्रतिदिन का। ये प्रतिदिन हो गया, ये प्रति मंथ हो गया। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बताया था एक महीने में? एक महीने में 816 रुपया। और प्रतिदिन का जो पड़ता था 27 रुपये। मतलब ये था कि एक दिन में अगर आप 27 रुपये खर्च कर पा रहे हो गांव में रहकर, तो आप गरीब नहीं हो। 27 रुपये खर्च कर दिए तो आप अमीर हो जाओगे। फिर अगर 27 से कम कर रहे हो तो आप गरीब वाली श्रेणी में आओगे। यही इसका मतलब था। अगले क्वेश्चन पे आइए। श्री रंगराजन समिति 2012 में जो आती है के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा क्या थी? तो श्री रंगराजन समिति जो थी, इन्होंने पूछा गया ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा का व्यय कितना था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? 972 रुपये। कितना? 972 रुपये। और शहरी क्षेत्रों में कितना था? शहरी क्षेत्रों में था 1407 रुपये, रंगराजन समिति के अनुसार। 1407 रुपये, जो कि प्रतिदिन का कितना पड़ता था? प्रतिदिन का 47। और ग्रामीण क्षेत्रों में 972, ग्रामीण क्षेत्रों में 972, जो कि प्रतिदिन का पड़ता था 32 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलिए। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 2019 में। उससे पहले संस्था होती है एनएसएसओ और एक होती है सीएसओ। इन दोनों को मिला के क्या बनाई गई? इन दोनों को मिला के फिर बनाया गया एनएसओ। एनएसएसओ जो थी आपकी पहले गरीबी की जानकारी देता था। किसकी जानकारी देता था? गरीबी की जानकारी देता था। लेकिन हमारे मोदी जी आए, उसके बाद जो ये गरीबी का पता लगाने वाली संस्था थी, इसी को ही समाप्त कर दिया। इसी को समाप्त कर दिया, इसकी जगह पे लेके आए एनएसओ, और जिसने अभी तक कोई भी खास रिपोर्ट नहीं दी है, जिसके आधार पर पता चले कितने गरीब हैं कितने नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। गरीबी की परीक्षा के अनुसार, सॉरी, गरीबी की परिभाषा के अनुसार किस चीज की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव गरीबी माना गया है? मतलब हमसे पूछ रहा है जो गरीबी की परिभाषा है, उसके अनुसार कौन कौन चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए, आवास। अगर व्यक्ति के पास ये पांचों चीज मिल जाती हैं पर्याप्त मात्रा में, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर है, गरीबी रेखा से बाहर या फिर गरीब नहीं है। तो यही इसकी परिभाषा है। अगर इन चीजों में से कोई भी अगर स्वास्थ्य का बढ़िया सुविधा नहीं है या शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो वो फिर गरीब है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप। लेकिन ये राजनीतिक रूप से आता है यूरोप में। राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो ये आता है यूरोप में। क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। क्योंकि यहाँ गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है क्यूबा में। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है? मिसिसिपी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक सीसा जस्ता हमसे पूछ रहा है, तो ये पाया जाता है कनाडा। कनाडा में कहाँ पाया जाता है? कनाडा में, ऑप्शन ए पे ही दिया है कनाडा। यहाँ सीसा और जस्ता सबसे अधिक पाया जाता है। निकिल और कोबाल्ट भी कनाडा में अधिक पाया जाता है। अगर निकिल और कोबाल्ट की बात करें तो ये भी कनाडा में ही अधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है येलोस्टोन। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है उसका? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये पड़ता है आपका यूएसए में, यूएसए यानी कि अमेरिका में ही, यूएसए में पड़ता है। काजीरंगा आप सभी को पता है, कई बार हम बता चुके हैं, काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक अखबारी कागज कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे अधिक अखबारी कागज कहाँ उत्पन्न होता है? वो होता है मॉन्ट्रियल नगर, जो कि आपका कनाडा में पड़ता है। कहाँ? मॉन्ट्रियल नगर। जो कि कहाँ पड़ता है? आपका कनाडा में पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन वैली किस क्षेत्र में स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है आपकी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नहर द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ा जाता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जो नहर जोड़ती है उसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है इसका? पनामा नहर। पनामा नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में मक्का और सोयाबीन सबसे प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? मक्का और सोयाबीन की जो सबसे प्रसिद्ध मंडी है, उस मंडी का नाम है सेंट लुइस। कौन सी है? सेंट लुइस। कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है यूएसए में पड़ती है। यूएसए में पड़ती है सेंट लुइस। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, हमसे पूछ रहा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाने वाले शासक का नाम है नरसिंह देव प्रथम। क्या नाम है? नरसिंह देव प्रथम। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगले क्वेश्चन पे आइए, बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसको बनवाने वाले शासक जो हैं उनका नाम था राजराज चोल। क्या नाम था? राजराज चोल। ऑप्शन बी पे ही दिया है राजराज चोल। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका लिंगराज मंदिर है ये स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कैलाशनाथ मंदिर बनवाने वाले जो शासक थे उनका नाम है नरसिंह वर्मन। क्या नाम है इनका? नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, नरसिंह वर्मन प्रथम। कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कैलाशनाथ मंदिर? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। कांचीपुरम, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर होता है, एलोरा का कैलाश मंदिर, उसको निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराज
प्रथम ने। अगले क्वेश्चन पे आइए। विश्व का पहला मंदिर जो लोहे की खान पर बना है। कैसा मंदिर होना चाहिए? जो लोहे की खान पे बना है, तो विश्व का वो पहला मंदिर है। उस मंदिर का नाम है होम स्टे की खान। होम स्टे की खान पे बना है। विश्व का पहला जो लोहे की खान पे बना है, होम स्टे की खान। कहाँ पड़ता है ये? अमेरिका की सोने की खान है, वहां पे बना मंदिर है। ठीक मान लो इस पे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो पशुपतिनाथ मंदिर है, ये नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू जो कि राजधानी है नेपाल की, वहाँ स्थित है कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए। कामाख्या होता है, यहाँ पे कोमाख्या लिखा है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है, ये स्थित है आपका असम में। कहाँ स्थित है? असम में। असम के कहाँ पर? गुवाहाटी पे। गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? बांग्लादेश जो है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही एक हिस्सा। तो इसको आज़ाद कराने में हमारा भारत ने खूब मदद की थी, और आज ये बांग्लादेश हमें ही आग दिखाता है। तो इसको स्वतंत्रता मिलती है कब? 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसको मान्यता कब देता है? पाकिस्तान बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देता है 1972 में। 1972 में। अगले क्वेश्चन पे आइए। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? जो बांग्लादेश की राजधानी है उसका नाम है ढाका। क्या नाम है उसका? ढाका नाम है उसका। और ये पद्मा डेल्टा पर बसा हुआ है। इस पे पद्मा डेल्टा पे कभी कोई पूछ लेता है, इस डेल्टा पे राजधानी बसी हुई है, तो पद्मा डेल्टा पे, इस पे पद्मा डेल्टा पे बसा हुआ है। मुद्रा की बात करें बांग्लादेश की, तो मुद्रा यहाँ की क्या है? टका। पड़ोसी देश से विवादित है अभी भी, तो सवाल आ सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए। चटगांव विद्रोह कब हुआ था, जिसमें सूरसेन शामिल थे? जो चटगांव विद्रोह होता है, इसमें क्या होते हैं? जो राजा सूरसेन होते हैं, राजा सूरसेन एक शस्त्रागार को लूट लेते हैं। अंग्रेजों का शस्त्रागार होता है। ये कब लूटते हैं इसको? ये लूटते हैं 18 अप्रैल 1930 को। कब? 18 अप्रैल 1930 को। कौन? सूरसेन लूटते हैं अंग्रेजों के शस्त्रागार को, जो कि चटगांव है। ये आपके बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। पहले तो हमारे ही देश का हिस्सा था ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है क्या? इस्लामाबाद। मुद्रा इसकी भी रुपया ही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। ननकाना साहिब किस गुरु का जन्म स्थान है? ननकाना साहब में जन्म होता है गुरु नानक देव का। किसका जन्म होता है? गुरु नानक देव का। कब जन्म होता है इनका? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कब होता है? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कहाँ? ननकाना साहिब, जिसको तलवंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलवंडी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तलवंडी। अगला क्वेश्चन देखिए। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में है? दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का हिस्सा जो होता है, जैसे ये दो नदी, एक ये नदी एक ये नदी, इनके बीच का जो हिस्सा है इसको दोआब बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है जो बारी दोआब है, ये किन दो नदियों के बीच का हिस्सा है? तो देखिए जो बारी दोआब है, ये ब्यास और रावी नदी के बीच का हिस्सा है। ब्यास और रावी नदी के बीच का हिस्सा जो है वो क्या है? बारी दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? बारी दोआब कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए।
स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाते हैं कौन? पांचवें गुरु अर्जुन देव। कौन करवाता है? ये होते हैं पांचवें गुरु। याद कैसे रखोगे? अर्जुन, अर्जुन यानी कि पांडव। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे, तो पांडव हो गए 5 भाई। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किसका निर्माण करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और रामदास जो है ये आपके चौथे गुरु हैं। रामदास, राम कितने भाई थे? 4। तो चौथे गुरु जो थे इन्होंने क्या किया था? अमृतसर, ये स्वर्ण मंदिर आपका पड़ता है कहाँ पे? अमृतसर में। और जो आपके रामदास होते हैं इन्होंने अमृतसर को बसाया था। रामदास ने किसको बसाया था? अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। और अगर बात करें स्वर्ण मंदिर, जो मंदिर बना था, जैसे मान लो ये मंदिर बना था, चार दीवारी के अंदर बना है ये मंदिर, ठीक है, मंदिर नहीं, ये तो गुरुद्वारा है। इसके ऊपर सोने की चादर जो चढ़वाते हैं, उस राजे का क्या नाम था? उसका नाम था राजा रणजीत सिंह। इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने करवाया था सोने की चादर चढ़वाई थी किसके ऊपर? जो गुरुद्वारा है जिसको बोलते हैं स्वर्ण मंदिर, तो सोने की चादर कौन चढ़वाता है? राजा रणजीत सिंह। और अमृतसर को कौन बसाता है? रामदास, जो चौथे गुरु हैं। पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं, इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। एशिया की सबसे बड़ी सैन्य छावनी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी सैन्य छावनी का नाम है भटिंडा, जो कि वर्तमान पंजाब में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हमारे यहाँ का जो पंजाब है वहाँ, ना कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब पड़ता है, वो वाला हिस्सा नहीं। हमारे यहाँ पंजाब में है भटिंडा। ये सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी सैन्य छावनी है। यदि विकल्प में भटिंडा ना दिया हो तो आप मेरठ को टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे पुरानी सैनिक छावनी है। और 1857 की क्रांति, आप लोग सभी को परिचित होंगे, 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखिए। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। और बात करें अगर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट तो इसमें दिया नहीं है। मैग्नेटाइट जो होता है, ये लौह अयस्क है। कौन सा अयस्क है? लौह अयस्क है। हेमेटाइट भी आपका लौह अयस्क है। हेमेटाइट भी आपका लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए। तांबा यानी कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का प्रमुख अयस्क है कुपराइट। क्या है? कुपराइट। क्या है? कुपराइट। ये इसका सूत्र होता है कुपराइट का। अगला क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो कैल्शियम के मुख्य अयस्क का नाम है कैल्साइट। क्या नाम है इसका? कैल्साइट। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर के मुख्य अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क, तो मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, डोलोमाइट। क्या नाम है इसका? डोलोमाइट। डोलोमाइट। सूत्र क्या होता है इसका? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। CaMgCO3 का होल ट्वाइस क्या होता है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है, इसको मैग्नीशियम का भी बोलते हैं, क्योंकि ये रहा मैग्नीशियम, आप देखिए, और कैल्शियम ये रहा, तो ये दोनों चीजों का अयस्क होता है कौन? डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रक किसका नियंत्रण केंद्र होता है? जो केंद्रक होता है कोशिका का ही ये नियंत्रित करता है। किसको? कोशिका को। किसको करता है? कोशिका को। और कोशिका का जो ये केंद्रक होता है, इसकी खोज की बात करें तो खोज कौन करता है? केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। और जो ये केंद्रक होता है, किसमें नहीं पाया जाता है? ये पाया नहीं जाता है प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव, उनके अंदर नहीं पाया जाता है।
और कोशिका को क्या बोलते हैं? कोशिका को जो एक केंद्रक होता है, कोशिका का जो एक केंद्रक होता है, एक कोशिका का दिमाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग क्या है? तो वो है केंद्रक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड फूलों और फलों का रंग प्रदान करता है? फूलों और फलों को जो प्लास्टिड रंग प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। गाजर का लाल नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का जो रंग लाल और नारंगी हो जाता है उसका कारण है कैरोटीन। क्या कारण है उसका? कैरोटीन। ऑप्शन बी पे दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए ट्रिपल एस सी पेट 2021 में और एसएससी CHSL में भी पूछा गया 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश की मेजबानी में आयोजित होगा? होगा नहीं, ये हो चुका है। ये हो चुका है जून में। कब हुआ? जून में। कनाडा में। कहाँ? कनाडा में हो चुका है। और कनाडा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। क्या राजधानी? ओटावा। वाह है यहाँ पे, बा नहीं बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के पहले संस्थापक की बात करें, संस्थापक माने जाते हैं, तो उस संस्थापक का क्या नाम था? उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। और महावीर जो ये होते हैं आपके, महावीर, इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक। किस क्रम के थे ये? क्रम इनका था 24वां। कौन सा? 24वां। पार्श्वनाथ ये थे 23वें क्रम के थे। 23वें क्रम के थे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध आप सभी को मालूम है बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर। उनका जन्म होता है कुंडग्राम में। कहाँ होता है जन्म? कुंडग्राम में। 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। कहाँ होता है? कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म की 2 प्रमुख संप्रदाय कौन सी हैं? जैन धर्म की 2 प्रमुख संप्रदाय पूछ रहा है, तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन बी पे दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित हैं? जैन धर्म की 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, यानी कि जैन धर्म जो था आपका, जैन धर्म ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक आपका श्वेतांबर, एक श्वेतांबर और एक हो जाता है दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। और हीनयान महायान जो है ये आपके बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। कौन? बौद्ध धर्म की। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन से 3 रत्नों का पालन आवश्यक है? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 रत्नों को आवश्यक माना गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।